Hello everyone, very good morning. So we are starting with the 7th lecture of CS EET Current Affairs. Okay, yes, Current Affairs में हम लोगों ने 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है और इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स, दिस इज द पार्ट दैट वी आर स्टॉक ऑन टू. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल बॉडीज हमने पढ़ ली थी, लाइक IMF, ASEAN, BRICS, SAARC, G20 एंड BIMSTEC. And in the previous video we are also done with, क्या पढ़ लिया हमने प्रीवियस वीडियो में? विद द नेशनल बॉडीज, राइट फ्रॉम RBI टू ICSI हमने हर इंपॉर्टेंट बॉडी कवर कर लिए. एंड पिछले ही वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था, आई गेस हमने समिट स्टार्ट कर दिए थे, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. डिड वी स्टार्ट इन द प्रीवियस वीडियो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस? ग्रेट. कौन सा समिट कर लिया था हमने? Yes, we were done with G7. G7 में कौन सी कंट्रीज है? ग्रुप ऑफ 7 में कौन सी कंट्रीज है? परफेक्ट. ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस. सो पहले ये G8 था. विच वॉज द G8 कंट्री? विच वॉज द 8th कंट्री? जल्दी बताओ. यस, रशिया. बट यूक्रेन और क्रीमिया के डिस्प्यूट के चलते okay, the G7 members decided to keep Russia out of it. Chalo, never mind. We move ahead. Okay, our today's agenda of concern is G20. G20, oh my God. तो G20 के अंदर, when we talk about G20, we have 20 countries. There are 19 countries and there is European Union. There are 19 countries and there is European Union that forms the ग्रुप ऑफ 20. चलो देखते हैं. इसको हमने बेसिक लेवल पे ऑलरेडी पढ़ लिया है इसी चैप्टर में. चलो और एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं. करंट अफेयर्स, पेज नंबर 19 ऑफ ICSI मॉड्यूल. G20 समिट. व्हाट डू यू मीन बाय समिट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड? यस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस. यस, द ग्रुप ऑफ 20 इज अ प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. यानी आ जाके सारा मैटर आ जाता है इस पे, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स आर लीडर फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. चलो जल्दी बताओ, इसमें से विच फ्लैग स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन? जल्दी बताओ, which flag stands for European Union? 2 का first flag. Do you agree? 2 का first flag, the blue one with lots of stars is yes European Union. और यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन अभी है क्या? यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन अभी है क्या? जल्दी बताओ. यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन इज नॉट अ पार्ट नाउ बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? क्या कहते हैं उसको? ब्रेक्सिट. इट इज कॉल्ड एज ब्रेक्सिट. चलो ग्रेट. पूरा पढ़ के आयो यार तुम लोग तो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द मेंबर्स ऑफ G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Republic of South Africa, Turkey, UK, US, and the European Union. In addition, leaders of invited guest countries and representative of invited guest international organization participate in the summit along with leaders from G20 members. तो G20 members तो आते ही है, लेकिन G20 members के अलावा दूसरे जो G7 वगैरह है, ब्रिक्स वगैरह में भी कुछ कंट्रीज है जो G20 में नहीं आते, उनको भी ये लोग बुला लेते हैं कि आप आ जाओ, लेट्स चेक आउट, बिकॉज वी हैव टू ग्रो टुगेदर, वी वांट ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. चलो, द G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज द समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल, yes, financial market is nothing else but मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. यानी ऐसा मार्केट जहां पे पैसा मिलेगा, ऐसा मार्केट जहां से लोगों को लोन मिलेगा.
द समिट इज फॉर्मली नोन एज समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी. गाइस एमसीक्यू आएगा, विच समिट इज कॉल्ड एज द समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी. आपका ऑप्शन रहेगा G7, G8, G20, G30. ऐसा आपके ऑप्शंस रहेंगे एग्जाम में. तो सही लिख पाओगे क्या? तो हर एक और छोटी सी लिस्ट बना लेना, हर समिट को स्पेशली किस, ठीक है, व्हाट अ समिट इज जनरली नोन फॉर, ये आप ठीक है थोड़ा देख लेना. देन as the premier forum of international economic cooperation agreed by the leaders at Pittsburgh summit in September 2009, representing more than 80% of the global GDP. What is GDP? What is gross domestic product? आप ये इकोनॉमिक्स में आई होप पढ़ लिया होगा आपने इकोनॉमिक्स में. ये किसी भी कंट्री का जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, that is called as gross domestic product, और ये 20 countries are responsible 80% of the global GDP. So these countries are huge. The G20 has made continuous efforts towards achieving robust global economic growth. As what do you mean by robust? What do you mean by the word robust? The word robust means the word robust means strong. Now, as globalization progress and various issues become more intricately intervened, यानी बहुत एक दूसरे से related है. The recent G20 summit has focused not only on macroeconomy and trade, but also on wide range of global issues which have an immense impact on global economy like development, climate change, energy, health, counter-terrorism, and as well as migration and refugees. What do you mean by terrorism? ये देखो guys, ये सारे जो है ना, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ये माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज क्या है? काफी सारे लोग, जैसे बांग्लादेश से लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से लोग इंडिया में आते हैं, तो दिस इज माइग्रेशन. काफी लोग मैक्सिको से, कनाडा से यूएस में इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. हम नहीं चाहते हम दूसरे की कंट्री के लोग हम पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. क्या हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम अपने लोगों को ही ढंग से मैनेज कर सके? नहीं है ना स्ट्रांग. तो हम लोग बांग्लादेशी लोगों को कैसे संभाले? चलो मैं आपको बता देता हूं. इंडिया में कम से कम 20 लाख बांग्लादेशी है, 20 lakhs. इट इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर सिटी. यानी हम लोग एक सिटी पाल रहे बांग्लादेश की. क्यों पाले हम? तो ये माइग्रेशन के इश्यूज को कैसे सॉल्व करना, ये भी G20 समिट में डिस्कस किया गया. The G20 has sought to realize an inclusive and sustainable world through its contributions towards resolving the global issues. The host country of G20 summit leads the group over the course of 1 year from December to the following November as G20 presidency. The G20 presidency also organized relevant ministerial and working group meetings. अच्छा एक बात बताओ, हमने G20 इसके पहले भी पढ़ा है और इसी चैप्टर में पढ़ा है ना? ओए हेलो, हमने G20 पहले भी पढ़ा है और इसी चैप्टर में पढ़ा है. ट्रू और फॉल्स? G20 का 2019 का समिट कहां हुआ था? सॉरी, हाँ बोलेंगे जरा, कहां हुआ था G20 का समिट? जापान. ओके, कैन यू बी स्पेसिफिक अबाउट द सिटी? ओसाका. वेरी गुड. कीप इट अप. चलो, यानी पहले की पढ़ाई पूरी काम आ रही है. हिस्ट्री ऑफ G20 समिट. G20 बना कैसे ये देख लेते हैं. हिस्ट्री. आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1997 and 98, it was acknowledged that participation of major emerging market countries is needed on discussion on international financial system, and G7 finance minister. ओए, G7 कौन है रे? G7 ग्रुप ऑफ 7. तो G7 ने क्या डिसाइड किया? G7 finance minister agreed to establish G20 financial ministers and central bank governor meeting in 1999. ठीक है, तो G7 के ही फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, हर कंट्री का एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है. डू यू अग्री? हर कंट्री का एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है. डू यू अग्री? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमन जी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे. ठीक है, तो अगर हम लोग ये डिस्कशन करते हैं तो
G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है अभी के, उन सबको इकट्ठा किया 1999 में, और फिर मीटिंग हुई. नेक्स्ट पेज. द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. Raise your hands. Which is the Central Bank of India? Raise your hands. The answer is RBI. अरे बड़ा पढ़ के आए हो यार तुम लोग यार. Raise your hands. Tell me, who is the governor of RBI of India? पक्का? Not bad. Very good. अच्छा, टेल मी, आरबीआई बना है एज पर विच एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934. चलो लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जिसमें तुम लोग फेल हो जाओगे. ठीक है. आरबीआई was initially a private bank. True or false? पक्का? पक्का? It was nationalized in which year? और फेंको, लगाओ बोली. 1940, 1970, 2020. मैंने आपको पहले ही बोला था ये आंसर आपका गलत होगा, तो इस आंसर को ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना. ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो क्वेश्चन ध्यान रखना और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना हमारी क्लास खत्म होने के बाद. आगे बढ़ते हैं. द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक, पेज नंबर 20 पे हम लोग. द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज सेंटर्ड एट ऑन मेजर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज amongst major countries in global financial system and aimed at promoting cooperation towards achieving stable and sustainable global economic growth for the benefit of all countries. The participating members in the meeting were same as the current G20 members. यानी 1999 में जो पहला मीटिंग हुआ था, 1999 में जो पहला मीटिंग हुआ था, वहां सारे मेंबर्स थे. वहां पे वो सारे मेंबर्स थे जो आज भी मेंबर्स है. सो 1999 से अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है एकदम तरीके से हुई है और सारे मेंबर्स अब तक कंटिन्यू है. जैसे G7 में किस कंट्री को निकाल दिया था, ऐसा यहां नहीं हुआ. यस, परफेक्ट. देन in November 2008, the inaugural G20 summit was held in Washington DC in response to the global financial crisis that occurred in the wake of collapse of Lehman Brothers. So 2008 में, ठीक है, जब मैं CA IPCC और CS एग्जीक्यूटिव में था, तब जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था और लीमन ब्रदर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर डाउनफॉल होने वाला जो सबसे बड़ा कंपनी था वो था लीमन ब्रदर्स. और 2008 में काफी लोगों ने, स्टॉक मार्केट के काफी लोगों ने, ठीक है, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था. देयर वाज अ मूवी, इस पे बेसिस पे एक अनजानी मूवी भी थी जिसके अंदर रणबीर कपूर वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द 2008 स्टॉक मार्केट क्राइसिस. चलो कोई नहीं. So 2008, the inaugural G20 summit was held in Washington in response to the global financial crisis and occurred in the wake of collapse of Lehman Brothers. The G20 meeting of FM and central bank governors was upgraded to the head of the state level as the forum for leaders from major developed and emerging market. In September 2009, the third summit was held in Pittsburgh, where the leaders designated the G20 as the premier forum for international economic cooperation. From there on, the summit meetings were held semi-annually until 2010 and annually from 2011 onwards. So basically ये लोग एक पहले तो हर 6 महीने में एक बार मिलते थे, but now they meet annually from 2011. Yes, someone had a query? Okay. So that was about the history of G20 summit. अब G20 summit में 2008 में लीमन ब्रदर्स के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसको लेके काफी डिस्कशन हुआ. हमें फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग करने थे. लेटेस्ट समिट जो था जापान में हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं. G20 summit 2019, the department of I'm so sorry, it was the first time for Japan to take on the presidency of G20. ठीक है, the G20 Osaka summit
ठीक है, ओसाका समिट याद है क्या? फोटोग्राफ मोदी जी दिखाई दे रहे क्या तुमको? ओए हेलो, मोदी जी दिखाई मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? पक्का? आई एम सो सॉरी फॉर दिस स्टूपिड जोक. Okay. The G20 Osaka summit was held on June 28th and 29th, as well as the relevant ministerial meetings in 8 cities in 2019. The summit adopted the Osaka Declaration. यानी जो भी इस मीटिंग में डिसाइड होता है, that is basically nothing else but the declaration of that summit. ठीक है, it is called as the Osaka Declaration. India, what did India do? India at G20 summit, India had participated in all the G20 summits held so far. India will host the G20 summit in 2022 for the first time. And 2020 वाला सऊदी अरेबिया में होने वाला है. सर ये तो आपने हमको कभी बताया नहीं कि 2020 वाला सऊदी अरेबिया में होने वाला है. डिस्कस हुआ है क्या हमारा ये? Guys, do you remember this by any chance? So it was G20 का मीटिंग 2020 में सऊदी अरेबिया में होने वाला है. ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस ऑलरेडी किया है. और 2021 का इट विल बी हेल्ड इन इटली. और 2022 में इंडिया में होने वाला है. बाय द वे टेल मी, 2022 में क्या खास बात है कि काफी सारी मीटिंग्स इंडिया में होने वाली है? जल्दी बताओ. दैट इज अ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो इस कारण 2020 को काफी रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया में. इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज आर वेरी मच अलाइंड विद द प्रिंसिपल्स हाईलाइटेड इन ओसाका डिक्लेरेशन. हाउएवर, ठीक है, सब कुछ ओसाका डिक्लेरेशन में इंडिया के हिसाब से चल रहा था. सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, इंडिया ने अग्री नहीं किया एक चीज को लेके. हाउएवर, इंडिया रिफ्यूज टू साइन द डिक्लेरेशन ऑन ओसाका ट्रैक. इस पॉइंट को याद रखना. इंडिया disagreed to sign the declaration on Osaka track, an overarching framework launched by Japan's Prime Minister Shinzo Abe promoting cross-border data flow at the recently concluding G20 summit in Japan. The declaration described that Osaka track as the process which demonstrates the commitment to promote international policy discussion, international rule-making on trade aspects of electronic commerce at WTO. Basically, it's an initiative seeks to removal of prohibitions on data localization and urges nation to negotiate rules on data flow, cloud computing, amongst others. मैं बताता हूँ ये क्या है. ओसाका ट्रैक या जापान की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हर कंट्री हर दूसरे कंट्री को अपना पूरा डेटा एक्सचेंज करेगी. हर कंट्री दूसरे कंट्री को अपना पूरा डेटा एक्सचेंज करेगी, यानी ट्रांसपेरेंसी लाएगी. इंडिया ने मना कर दिया. हम लोग अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे, हम लोग डेटा प्राइवेसी के नॉर्म्स इंडिया में जो है वो फॉलो करेंगे. तो ओसाका ट्रैक में जो डेटा ओवरफ्लो है, एक कंट्री का डेटा दूसरे कंट्री को मिलेगा, दूसरे कंट्री का डेटा तीसरी कंट्री को मिलेगा, इसमें प्राइवेसी इश्यूज होते थे. इसलिए इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका डिड नॉट साइन द ओसाका डिक्लेरेशन. ठीक है, देखो, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका डिड नॉट साइन द ओसाका ट्रैक. ओसाका ट्रैक का जो स्पेसिफिक पॉइंट था, ये इन 4 कंट्रीज ने साइन करने से इनकार कर दिया. वी डिड नॉट अग्री विद डेटा फ्लो अक्रॉस द कंट्रीज. हम लोग, आप भी सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल कंट्री का छोड़ दो, तुम्हारी बात कर लेते हैं. तुम मुझे बताओ, अगर मुझे तुम्हारे मोबाइल का फुल एक्सेस मिला तो तुम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा क्या? मेरा छोड़ दो, तुम्हारा फोन, तुम्हारे फोन का एक्सेस तुम्हारे मॉम डैड को मिल गया तो तुमको एक्सेप्टेबल होगा क्या? एग्जैक्टली माई पॉइंट. तो यहां पे तो कंट्रीज, एक कंट्री का डेटा दूसरे कंट्री को जाने की बात हो रही थी. ओसाका ट्रैक में इंडिया ने, इंडोनेशिया ने, इजिप्ट ने और साउथ अफ्रीका ने अग्री नहीं किया. चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग टेररिज्म. मुझे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं तुम टेररिस्ट हो, मान लेते हैं, जैसे एन एग्जांपल, मान लेते तुम टेररिस्ट हो. सर उसमें मानना क्या है, तो हम तो है छोटे मोटे. मुझे बताओ, क्या टेररिज्म के लिए पैसा लगेगा?
व्हाट डू यू थिंक? क्या टेररिज्म के लिए फंड्स लगेंगे? यानी तुम टेररिस्ट हो तो तुम तभी काम करोगे जब कहीं ना कहीं से तुमको पैसा मिल रहा है. व्हाट डू यू थिंक? ये AK-47 है. दिस इज AK-47 राइफल. ठीक है, AK-47 राइफल है. 35 लाख रुपए की होती है ये. कहां से आएंगे इतनी महंगी राइफल खरीदने के पैसे? कहां से आएंगे इतने पैसे? टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है, फंड किया जाता है. ये जो लोग टेररिस्ट हैं, इनको पैसे मिलते हैं, तभी ये कहते हैं, तभी ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं. इनका फाइनेंस कट कर दो, इनकी एक्टिविटीज भी कट हो जाएगी. जो भी टेरर फैला रहे उन लोगों को पैसे, फंडिंग ही बंद कर देंगे, ऐसा इंडिया ने कहा था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर. इंडिया टू होस्ट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2020. India will host no money for terror conference in 2020. The announcement was made at no money for terror conference in Melbourne, Australia. No money for terror conference organized by financial intelligence units of over 100 countries, jointly called as the Egmont Group. ध्यान देने वाली बात है. Guys, तुम सोचो ना, इंडिया में हम लोग कितना पीसफुली जीते आज. यानी सब लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते, इवनिंग वॉक पे जाते, गाड़ी चलाते हैं. लेकिन जब हम लोग घर से बाहर निकलते तो हम लोगों को ये डर होता है, घर पहुंचूंगा या नहीं, कहीं कोई आतंकवादी आके मुझे बीच में ही तो नहीं उड़ा देगा. क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? टेल मी, डू यू फील सेफ इन इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, यू टेल अस. क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है रास्ते में जाते जाते, भाई यार इस गाड़ी के अंदर कहीं बम तो नहीं रखा होगा, ऐसा डर लगता है क्या हमको? एग्जैक्टली. लेकिन अगर टेररिज्म को फाइनेंस मिलता रहा तो ये कंटिन्यू होगा. तो 100 कंट्रीज की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या करती है? ये जो FIU है, आपकी एब्रीवेशन के लिस्ट में अपडेट होना चाहिए. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या करती है कि किसी भी बंदे को अगर पैसा मिल रहा है तो उसका सोर्स ट्रैक करती है कि इसको पैसे कहां से मिल रहा है. अगर ये पता चल गया तो टेररिज्म की जड़ क्या है ये भी पता चल जाएगा. हर कंट्री में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है जो चेक कर रही होती है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसको पैसा कहां से मिल रहा है. अगर फंडिंग रुक गई तो सारी टेररिज्म की एक्टिविटीज भी रुक जाएगी. चलो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस्ट हो जाता है. जब स्टूडेंट का खुद का एग्जाम्पल लेते हैं ना, सब सही हो जाता है. टेल मी, अगर तुम लोग बहुत नाटक कर रहे हो पढ़ाई को लेके, ठीक है, खाने पीने को लेके, घर पे जो भी आपको फैसिलिटीज है उसको लेके, तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे? ये तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को, या तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को क्या बोलेंगे? ये लड़की ज्यादा नाटक कर रहा है, एक काम करो, इसका फाइनेंस कट कर दो, इसको जो भी हम लोग पैसे देते हैं हर हफ्ते हर महीने वो कट कर दो. एकदम लाइन पे आ जाएगा. सही बोल रहे हो या नहीं? यानी आपका अगर फाइनेंस कट हो गया तो आपके नाटक भी खत्म हो जाएंगे. तो हम लोग, ठीक है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स रखे थे. द कंट्रीज विच पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग also effectively enforce the standards maintained by Financial Action Task Force. FATF कहते हैं इसको, FATF, Financial Action Task Force. अभी आपने FATF पढ़ लिया, अभी तो न्यूज़पेपर आते नहीं है, नहीं तो हर 5 दिन में एक बार पाकिस्तान को लेके ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमेशा पाकिस्तान को पकड़ लेता है बार बार कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पे ये कार्यवाही की, पाकिस्तान पे वो कार्यवाही की. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करेगा ये देखते हैं. दे एनफोर्स स्टैंडर्ड्स मैंडेटेड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड UN लिस्टिंग. व्हाट इज UN? मम्मा, व्हाट इज UN? भाई UN क्या है? व्हाट इज UN? यूनाइटेड नेशंस. सिंपल सी बात है. नो मनी, नो एक्टिविटी, नो टेरर, एज सिंपल एज दैट. और अगर गलती से भी
गलती से भी अगर पता चल गया ना कि फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है, तो फिर ये सारा काम रुक जाएगा, ये सारा टेररिज्म रुक जाएगा। पता है क्या, आपको टेरर में जो पैसे मिलते हैं ना, ये सारे पैसे कैश में मिलते हैं, इसलिए ये पैसों को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये सारे पैसे कैश में मिलते हैं, इसीलिए इन पैसों को ट्रेस नहीं किया जा सक रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन उसको भी ढूंढने की कोशिश करती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? फाट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये नेशनल बॉडी नहीं है, दिस इज एन इंटरनेशनल बॉडी। अभी जैसे जैसे फाट के पेपर्स की कटिंग होगी मेरे पास कुछ, तो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप में, डोंट वरी। देन the members are required to initiate discussion on counter financing of radicalization, which would prevent radicalization, an essential prerequisite of terrorism. तो ये लोग जो radicalization यानी जो लोगों को टेररिस्ट में बदलता है, जिनमें वो radical चेंज करता है। आप सोचो, radicalization बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बिना टेररिज्म नहीं होगा। चलो आपका एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे पता है तुम लोग एकदम सीधे साधे बच्चे हो रहे, मुझे पता है तुम लोग एकदम सीधे साधे बच्चे हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को मैंने तुम लोगों को ऐसी गन दे दी, मैंने, और कहा इसको मार दो, अगर मैंने तुम लोगों को गन दे दी और कहा इसको मार दो, तो क्या तुम मार पाओगे? थिंक ऑफ इट। नहीं, जो तुम्हारे दिल में बोल दो ना। हाँ बोलना है तो हाँ भी बोल सकते हो तुम। सुमेध ने मना कर दिया, सुमेध नहीं मार सकी। बाकी आदित्य, ये तुम्हारा दुश्मन है, मान लेते हैं दुश्मन है तुम्हारा, स्कूल का दुश्मन है तुम्हारा, क्या मार सकोगे? गर्ल्स तुम लोगों का क्या सीन है, मारोगे क्या? हाँ है ना? किसी को, तुम्हारे हाथ में पिस्टल है और किसी को मारना है, तो मार सकोगे क्या? सर हम लोग सर गाड़ी से चलाते चलाते कुत्ते को नहीं मार सकते, तो हम लोग किसी की जान कैसे लेंगे? किसी की जान लेना एक्सेप्टेबल नहीं है हम लोगों, नॉर्मल लोगों को किसी की जान लेना एक्सेप्टेबल नहीं है हम नॉर्मल लोगों को। टेररिज्म में हजारों लोगों को डायरेक्टली मार दिया जाता है, उनके दिमाग का पूरी तरह ब्रेन वॉश किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रेडिकलाइजेशन। उन लोगों पे बहुत मेहनत की जाती है, उनको बताया जाता है कि किसी को मारना अच्छी बात है, पहले ये सिखाया जाता है। अगर ये उनके दिमाग में एक बार फिट हो गया तो फिर उनसे टेरर करवाना काफी आसान होता है। लेकिन उसके पहले उनको ये बताया जाता है कि कोई बात नहीं, तुम ये काम करो, ये बहुत अच्छा काम है, और हम लोग आपके माँ बाप का ख्याल रखेंगे, यानी इसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। सो मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल लेवल्स व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। सो which would prevent radicalization and essential prerequisite of terrorism। prerequisite यानी जब तक कि तुम लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश नहीं करते, यानी 12-12 साल के बच्चों को अपने साइड में ले लिया जाता है और उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि लोगों को मारना ही एकदम सही है। दैट इज रेडिकलाइजेशन। मुझे पता है आप लोगों को ये बात एकदम अनएक्सेप्टेबल लग रही होगी, लेकिन आप मूवीज देखो, कौन सी, वो नाना पाटेकर वाली मूवीज, 26/11 बेस्ड मुंबई टेरर अटैक्स वाली मूवीज देख लो आप, या फिर हमीद नाम की एक मूवी है, आप वो देखो। बोरिंग है हमीद मूवी, बट उसमें भी बताया कि रेडिकलाइजेशन कैसे करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22nd कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया। ई गवर्नेंस इज नथिंग एल्स बट द डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया। All right, guys, let's start. So basically, we are moving on to the next concept of next meeting of 22nd National Conference of E-Governance. This conference was basically related to Digital India. This was related to Digital India, One Nation, One Platform से related था ये, देख लेते हैं इसको। The Department of Administrative Reform, page number 21, ICSM module. The Department of Administrative Reform and Public Grievances, in association with Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India and State Government of Meghalaya. Oh my God, Meghalaya.
वेयर इज मेघालय रे? वेयर इज मेघालय? मेघालय, शिलोंग। शिलोंग में हुआ था ये, नॉर्थ ईस्ट, हमेशा की तरह नॉर्थ ईस्ट। सो गाइस, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से प्रॉपरली कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिजिटल मीन्स से ये आसानी से हो सकता है। चलो देखते हैं। द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज, आई एम सो सॉरी, was organized was and the state government of Meghalaya organized the 22nd National Conference on E-Governance 2019 on 8th and 9th August 2019 at Shillong, Meghalaya. Shillong is the capital of Meghalaya. The theme of this conference was Digital India, Success to Excellence. So guys, the theme of the conference was Digital India, Success to Excellence. तुम देखो ना, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस छोड़ दो, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस छोड़ दो तुम, ठीक है, हम हमारी बात कर लेते हैं। ई गवर्नेंस छोड़ दो, हम हमारी बात कर लेते हैं। आज तुम लोग और मैं, हम दोनों हमारा टाइम घर पे बैठे बैठे वेस्ट कर लेते, लेकिन इंटरनेट है। चलो मान लेते कि इंटरनेट 100% परफेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन 80% तो परफेक्ट है। व्हाट डू यू थिंक? हेलो, 80% परफेक्ट नहीं है, ठीक है, 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन 80% तो परफेक्ट है। कम से कम हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो कर रहे हैं। ठीक है, क्लासरूम इतना परफेक्ट नहीं होगा ये क्लासरूम में भी क्लासरूम इतना परफेक्ट नहीं होगा ये क्लास, लेकिन क्लास हो तो पा रही है थैंक्स टू डिजिटाइजेशन, थैंक्स टू e-form, thanks to the internet. It is success to excellence, Digital India, success to excellence. At the valedictory session of 2 days conference, ठीक है, valedictory session, the Shillong Declaration on E-Governance was adopted after intensive deliberation during the declaration. ठीक है, during the session, Shillong Declaration, Digital India, Success to Excellence में Shillong Declaration सामने आया। इसमें Shillong Declaration में exactly क्या था हम लोग देखेंगे। Over the 2 days, discussions were held on 6 sub-themes in plenary sessions. They were talking about, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो सारी कॉन्फ्रेंस की सेशंस थी, प्लेनरी सेशंस थी, उसमें डिस्कशन हुआ 6 सब-थीम्स पे। द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट वर द थीम्स? पहला तो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इंक्लूजन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, चौथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रैक्टिशनर्स, पांचवा सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म्स, और जो लास्ट वन है दैट वाज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। दीज वर द थीम्स ऑन विच दे टॉक्ड अबाउट। सबसे इंपॉर्टेंट 4 ब्रेकआउट सेशंस वर हेल्ड ऑन सब थीम्स। वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, क्या कहते हो? वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, यानी बेसिकली स्टेट कोई भी हो, सिटी कोई भी हो, लेकिन कंट्री एक है तो प्लेटफॉर्म भी एक होना चाहिए, जिसके कारण गवर्नेंस विल बी परफेक्ट। उसके बाद एंगेजिंग विद इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री, जो भी लोग इनोवेटर्स है उनको लेके आओ इंडस्ट्री में। एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज, शुरू से लेके आखिरी तक। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, आपने CSEET में एडमिशन लिया है, आपने CSEET में एडमिशन लिया है, ठीक है, सो सॉरी, आपने हम लोग ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। माय गुडनेस, आपने एडमिशन लिया है CSEET में, एंड टू एंड डिजिटल सर्विस, ये कंसेप्ट को हमने पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहला कंसेप्ट, आपने एडमिशन ले लिया CSEET में, ऑनलाइन लिया है, हाँ या ना? ऑनलाइन लिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है, हाँ या ना? आपको एग्जाम सेंटर जाके आपको एग्जाम भी ऑनलाइन देनी है, हाँ ना? आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन आएगा, हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड एज एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड एज एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज, यानी पहले से लेके आखिरी तक हर चीज इंटरनेट बेस्ड कर दो,
हर चीज डिजिटल कर दो, यानी आसान हो जाएगा। जैसे पहले के जमाने में अगर तुमको इलेक्शन कार्ड बनवाना होता था ना, इतनी लंबी प्रोसीजर होती थी और काम भी नहीं होता था। आज इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाता है 15 दिन के अंदर। मैंने 15 दिन भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 15 डेज के अंदर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर दो, पूरा डिजिटल कर दो। IT initiatives of state government, and an exhibition was also organized during the event to showcase India's achievement in the field of e-governance. NCEG, what is NCEG? समझ भी नहीं आ रहा। NCEG क्या है रे? ओए हेलो, NCEG क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस, ठीक है। Provided a platform for the delegates, including senior government officer from across the country, industry stalwarts. What is industry stalwarts? What do you mean by industry stalwarts? इंडस्ट्री के जाने माने नाम, जैसे मुकेश अंबानी। सही है? मुकेश अंबानी जी का नाम सुना है तुमने? ओए हेलो, मुकेश अंबानी। अजीम 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 प्रेम जी का नाम सुना है? अजीम प्रेम जी? नो? हाँ जी, आओ, जस्ट अ मोमेंट। या अजीम प्रेम जी का नाम सुना है तुमने? ठीक है। अब ऐसे जो बड़े नाम है, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेम जी, दीज आर इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स जिनकी सक्सेस स्टोरी है, जिसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो वो लोग कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी भी हेल्प ली जाएगी। सो NCEG 2019 provide a platform for the delegates, including senior delegates यानी जो गेस्ट्स आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, including senior government officers from across the country, industry stalwarts and researchers, to share best practices, latest technology development, and leveraging them from achieving effective governance and public service delivery. The focus of all the sessions was on learning with each other's experiences to ensure effective e-governance for citizen satisfaction and to achieve Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ, आहा, नरेंद्र मोदी जी का विजन देखो आप, कितना बेहतरीन विजन है इनका। व्हाट इज द विजन? पढ़ो तो जरा। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस कम से कम हो और इंडिया गवर्न भी हो जाए। जैसे जैसे हमारे मॉम डैड भी यही चाहते हैं हमसे, हमारे मॉम डैड भी यही चाहते हैं। हमारे मॉम डैड क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम लोगों को, पेरेंट्स को, तुम पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ना पड़े और तुम्हारा करियर भी अच्छा बन जाए। क्या कहते हो? व्हाट डू यू थिंक? डू दे वांट दिस? क्या किसी पेरेंट को अपने बच्चे को बार बार डांटना पसंद है? सोचो आप, सोचो आप, व्हाट डू यू थिंक? क्या सब मॉम डैड को बड़ी मजा आती है मेरे को डांटने में? हॉबी है सर, उनकी तो हॉबी बना ली उन्होंने अपनी। जी नहीं, उनके प्रोडक्ट हो तुम। अगर तुम नाकामयाब होंगे तो उनको पर्सनल डिफीट लगती है। वो भी चाहते हैं बच्चों को ज्यादा डांटना ना पड़े, मिनिमम इंटरफेरेंस से वो अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले। कोई किसी बच्चे को डांटना नहीं चाहता, वो सिर्फ समझाना चाहते हैं, वो सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना। चलो, की हाइलाइट्स ऑफ शिलोंग डिक्लेरेशन। शिलोंग डिक्लेरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई थी? improve the citizens experience with government services by promoting timely implementation of India enterprise architecture। ये जो सारी, मैं जो आपको कह रहा था ना कि ये जो सारी इंडिया का जो डिजिटाइजेशन करना है, तो उसको इंडिया लेवल का वन कंट्री, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म जो आपको करना है ना, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म जो आपको करना है, वो इसके लिए इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। कंसोलिडेट द प्लेथोरा ऑफ सक्सेसफुल स्टेट लेवल गवर्नेंस प्रोजेक्ट विथ फोकस टू रेप्लिकेट देम एज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी हर स्टेट अपना अपना डिजिटाइजेशन कर रहा है, और जो भी स्टेट ज्यादा सक्सेसफुल है उनको कंसोलिडेट करेंगे, उनको एक साथ लाया जाएगा। टू कंसोलिडेट मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर, टू टेक स्टेप्स टू फर्दर इंप्रूव कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बाय एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी एट ग्रास रूट लेवल। तो गाइस आ जाके हर डिक्लेरेशन में इंडिया के हर चीज में कोशिश हुई है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है इसको कैसे तो इंडिया में इंटीग्रेट किया जाए। क्योंकि आप देखो, सुनो, यहां पहुंचना आसान नहीं है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि
क्योंकि अगर ज्योग्राफी देखें तो यहां आ जाता है बांग्लादेश, यहां पे आ जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश आ जाने के कारण जो रोड कनेक्टिविटी है इस एरिया की वो काफी वीक है। रोड जो कनेक्टिविटी है वो काफी वीक है। ये देखो, ये इकलौता रास्ता है यहां जाने का, ठीक है। सो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट, एक्सेसिबिलिटी कम है। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटरनेट इज आप लोगों को रोड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको इंटरनेट से कनेक्ट करो इस एरिया को, ग्रास रूट लेवल यानी एकदम बेसिक लेवल से, तो ये एरिया अपने आप डेवलप होगा। देन टेक स्टेप्स टू एनहांस द एक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी फॉर ओपनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेंटर इन शिलोंग। शिलोंग शिलोंग बहुत हो रहा है, क्यों शिलोंग शिलोंग इतना क्यों हो रहा है? सर ये कॉन्फ्रेंस शिलोंग में हुई थी, इसलिए हर चीज शिलोंग से ही रिलेट करता है। देन promote use of e-office and move towards less paper state secretaries in the northeastern states and district level offices। पेपर वर्क कम कर दो ना, क्यों? जैसे हमारी क्लास, आर क्लास, कोई पेपर वर्क ही नहीं है, ना मैंने तुमको नोट्स दिए, ना मैं तुमसे कुछ लिखवाता हूं। पेपरलेस पढ़ाई, बिना पेपर के पढ़ाई पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मैंने आपको नोट्स भी नहीं दिए, नहीं दे सकता मैं आज की सिचुएशन में, तो इज इट पॉसिबल? टेल मी, पेपरलेस स्टडीज, तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? क्या बिना पेपर की पढ़ाई हो सकती है? ठीक है, 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन 70% तो हो सकती है। व्हाट से? तो शिलोंग डिक्लेरेशन में यही किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस बनाने की कोशिश करो, सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट national, the 22nd national conference on e-governance। ठीक है, ऑलराइट। सो गाइस, बस छोटे से एक दो टॉपिक बचे, वो कवर कर लेते। न्यूजेन मोबिलिटी समिट, एक मिनट आराम से देखो इसको, इस स्लाइड को आराम से देखो। क्या लगता है आपको, ये जो न्यूजेन मोबिलिटी समिट है वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए होगा? कौन सी इंडस्ट्री? सॉरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस समिट इज रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल्स डेवलपमेंट इन इंडिया। ये कार्स वगैरह जरूरी है क्या? क्या लगता है तुमको? क्या लगता है तुमको? कार जरूरी है डेवलपमेंट के लिए? जितना ज्यादा मोबिलिटी उतना ज्यादा डेवलपमेंट, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट पेज नंबर 22, करंट अफेयर्स में जो हमारी समिट्स हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड टुमारो वी शैल स्टडी बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स। चलो देखते हैं, न्यूजेन मोबिलिटी समिट। द न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 was held at the International Center for Automotive Technology Center, ICAT, in गुरुग्राम हरियाणा। ये गुरुग्राम किधर है? हरियाणा में। ये गुरुग्राम को पहले क्या कहते थे, कुछ पता है? गुरुग्राम को पहले क्या कहते थे? बताता हूं मैं तुमको। गुड़गांव सुना है? गुड़गांव, हैव यू एवर हर्ड अबाउट गुड़गांव? गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। और वहां पे आप समझ लो इतना सारा टैक्स रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ने कि हर कंपनी गुरुग्राम में आज है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी सेंटर में ये समिट लिया गया। द समिट वॉज एड्रेस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी, ऑफ कोर्स, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि वो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है, तो ये जो न्यूजेन मोबिलिटी समिट है उन्होंने ही, ठीक है, एड्रेस किया था। इन 2019 न्यूजेन मोबिलिटी समिट डिस्कस द ऑटो इंडस्ट्री टू थिंक अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एज स्किल्ड मैन पावर, चीप लेबर एंड टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल इन ऑटो सेक्टर। तो इसके बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं है, कि बस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन हुआ है, स्किल मैन पावर और चीप लेबर और टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है, तो आगे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही डिस्कशन हुआ है। तो न्यूजेन मोबिलिटी समिट के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए था। श्री नितिन गडकरी जी ने इसको एड्रेस किया था। आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक बात बताओ, आर यू अ पार्ट ऑफ यूथ ऑफ इंडिया? आर यू अ पार्ट ऑफ यूथ ऑफ इंडिया? डू यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी? डू यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी?
हाँ वो तो नजर आ रही है, यहां तक आवाज नहीं आ रही है मुझे। हिमांशु का आवाज नहीं, गौरी का आवाज नहीं, अलीना का आवाज नहीं, मुग्धा का आवाज नहीं, नंदिनी का आवाज नहीं। नाउ गाइस सुनो ना, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेशनल यूथ समिट। द नेक्स्ट समिट इज नेशनल यूथ समिट. The National Youth Summit was held on September 7, 2019 in New Delhi, organized by Youth Awakening Mission, a youth wing of, क्या लिखा है रे, पढ़ो तो जरा, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? मेरा नाम लिखा है क्या वहां पे? क्या लिखा है? अरे जल्दी पढ़ के सुनाओ. पवन नहीं है रे, वो पवन नहीं है, पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद. पावन, पवन ने अलग होता है, पावन ने पवित्र होता है, ठीक है, मैं नहीं वो. यूथ विंग ऑफ पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद. वेयर इज गाजियाबाद? यूपी. वेरी गुड. देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी इनॉग्रेटेड द समिट. The summit aimed to work for the betterment and welfare of ourselves, society and country. Speaking on the occasion, the president said that today India is full of youth power. मेरे सामने जो बैठे एकदम काफी स्ट्रांग यूथ है वो. Our youth have immense talent and energy. True or false? Our youth have true. कितना बोरिंग ट्रू था वो. चलो ठीक है. This talent and energy needs to be properly developed and utilized. 800 million youth of our country with their creative power can take India to the new heights of progress and human civilization. ये 800 मिलियन है ना, कितने करोड़ होता है रे? 800 मिलियन, 800 मिलियन, 800 मिलियन, दैट मीन्स 80 करोड़. 80 करोड़ लोग काफी है क्या इंडिया को बदलने के लिए? सर काफी, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट नंबर है ये. लेकिन हमारे यूथ को तो सोना ही है, हमारे यूथ को तो चिल करना है ना, हाँ है ना? नहीं सर, हम भी करेंगे इंडिया के लिए मेहनत, होपफुली. देन द प्रेसिडेंट सेड दैट वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ आवरसेल्व्स, सोसाइटी एंड कंट्री. द रोल ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन अवेकनिंग द राइट विजन एंड प्रूडेंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंस? What do you mean by the word prudence? Prudence यानी एकदम लॉजिकली करेक्ट, इसको कहते हैं प्रूडेंस, एकदम रैशनल. जैसे सुबह 10 बजे क्लास लेना, इज इट प्रूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये क्लास सुबह 4 बजे लेता हूं या रात को 12 बजे लेता हूं, विच वन इज प्रूडेंट? या सुबह 10 बजे लेना, विच वन इज प्रूडेंट? बताओ जल्दी, विच वन इज लॉजिकली एक्सेप्टेबल? मॉर्निंग में 10 बजे. सुबह 4 बजे कौन लेता है यार, वो भी ऑनलाइन क्लास? आधे बच्चे तो सो के अटेंड करेंगे. यस सर, हाँ सर, इंडियन यूथ समिट, यस सर. एक मिनट, प्रूडेंट नहीं है. एजुकेशन मेक्स थिंग्स वेरी प्रूडेंट and prudence to achieve this objective. He said that self-reliant and nation-loving person can contribute to nation building by working in any field of life. तो guys, यानी यूथ के लिए है, तुमसे बड़ी उम्मीद की जा रही है, यही बताना चाहते थे वो. तो नेशनल यूथ समिट भी हुआ था 2019 में, ठीक है. और उसके बाद ये साइबर क्राइम्स. अच्छा, साइबर क्राइम वगैरह जाने दो, मुझे तुम बताओ, तुम में से कितने लोग इंटरनेट को कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हो, अच्छे कामों के लिए यूज करते हो? 100%. कि सर मैं हमेशा पढ़ाई के लिए यूज करता हूं इंटरनेट सर, बिल्कुल भी मैं इधर उधर की वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं जाता. नो इंस्टाग्राम, नो नथिंग सर, है ना? ओ माय गॉड, कोई कुछ नहीं बोल रहा है. अब मैं ये कह रहा कि तुम क्रिमिनल्स हो, लेकिन इंटरनेट का मिसयूज होता है. इंडिया में हो, इंडिया में रादर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है किसी भी चीज को यूज कम करना, मिसयूज ज्यादा करना. तो साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे थे. इसके लिए द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स. ठीक है, देखो, द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स was held on 4th and 5th September 2019 at CBI. CBI कहां से आ गया रे? CBI कहां से आ गया? सर CBI आएगा ना सर, अगर आपको साइबर क्राइम को ढूंढना है तो हमको CBI की जरूरत जरूर पड़ेगी.
The objective was to create a platform and bring together investigators, forensic experts. ये एक मिनट, तुमने फोरेंसिक वाले लोगों को देखा है क्या? फोरेंसिक वाले सीआईडी देखा है क्या तुमने कभी? सीआईडी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, साड़ुंखे होता था उसमें, साड़ुंखे। तो जो फॉरेंसिक्स वाले होते हैं वो छानबीन करके, फोरेंसिक्स वाले भी आर क्राइम्स। द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एंड ब्रिंग टुगेदर इन्वेस्टिगेटर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, एकेडमिया, ठीक है, एकेडमिया यानी जो प्रोफेसर्स है, जो टीचर्स है आईटी एक्ट को लेके, एंड लॉयर्स टू डिस्कस चैलेंजेस रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स एंड वेज टू फाइंड सोल्यूशन। फर्दर टू क्रिएट कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी लोगों को समझ में आना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, to create capacity building and pool the competent investigators. Pool यानी to bring together judicial officers, prosecutors, digital forensic analysts who are digitally aware, and to provide a platform for sharing good practices and to learn from experiences of various state police and law enforcement agencies. This conference was organized. During the conference, various topics of law enforcement interest, including mobile forensics, inter-LIA information. What is LIA? What is LEA? हाँ, LEA is nothing else but, guys थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है ये। LEA is लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इन्हें लॉ बना है अपनी जगह पे, लेकिन लॉ को एनफोर्स भी कराना पड़ता है। सिर्फ लॉ बन के फायदा नहीं होता, लॉ को एनफोर्स भी कराना होता है। तो लॉ एनफोर्स करने वाले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे ट्रैफिक के लॉज बने हुए, ट्रैफिक के रूल्स बने हुए, लेकिन उसको एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन सी है? बताओ बताओ, ट्रैफिक रूल्स को एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन सी है? जल्दी। आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस, दीज आर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर ट्रैफिक रूल्स। वैसे ही साइबर क्राइम्स को लेके भी हम लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाएंगे। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस वेरियस टॉपिक्स of law enforcement interest during mobile forensics, digital forensics, inter-LIA information, intelligence exchange, obtain digital evidence from abroad, इंडिया के बाहर से आप digital evidence मंगा सकते हो, online harming including child sexual abuse, social media, establishing standard formats for data exchange between service providers and LIA, intermediary liability, admissibility of electronic evidence were discussed. अच्छा, ये तुमको पता है क्या? तुम्हारी जनरेशन में तुमने देखा है क्या? दिस स्क्रीनशॉट इज द बिगेस्ट एविडेंस। डू यू अग्री? है ना? तुम्हारी जनरेशन में स्क्रीनशॉट इज द बिगेस्ट एविडेंस, लेकिन क्या इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट? ये भी डिस्कस किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम के अंदर, कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या ये वैलिड है? इसके ऊपर डिस्कशन किया गया फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट एज फार एज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आर कंसर्न। हमारे इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स चैप्टर में ये सिर्फ एक हमने 30% चैप्टर कवर किया अब तक। टुमारो वी गोना केटर द नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, that is personalities of the various industries. All right, so guys, if you have any doubt, let me know. Do you have any doubts? Any doubts, please let me know. If not, guys, thank you so much. We are calling it a day. See you in the next lecture. Thank you.